हेलो एवरीवन। वेलकम टू नीट स्पेशल सीरीज। आज का जो ये पार्ट है दिस इज पार्ट 1, जिसमें से हम लोग 20 एमसीक्यू करेंगे। और इस सीरीज में टोटल हम लोग 100 एमसीक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स क्वेश्चन को चूज किए हैं। सो इस पार्ट में हम लोग 20 एमसीक्यू फिजिक्स क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये जो सीरीज है स्पेशली नीट वालों के लिए, नीट 2023 स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं, कीपिंग ऑल सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन माइंड, जहाँ पे आप लोगों को सभी टाइप्स का क्वेश्चन मिलेगा। क्लास 11 क्लास 12 दोनों का कवर हो जाएगा, ठीक है। सो विद इन 100 एमसीक्यू। सो आई होप ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत स्पेशल होगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, राइट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम दैट ऑफ व्हाट। किसके साथ काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन जो है मैच करता है। सो यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी मीन्स व्हाट, एनर्जी मीन्स वर्क। वर्क के साथ जो डायमेंशन है, वर्क और एनर्जी का दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम रहता है, राइट। बाकी एक्सेलरेशन वेलोसिटी फोर्स किसी का नहीं मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नंबर 2, टू ट्रेन ऑफ 40 मीटर लेंथ, ठीक है, ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि ये एक ट्रेन है, ट्रेन ए इस साइड में जा रहा है और ये है ट्रेन बी, ओके, जो इस साइड में जा रहा है। और दोनों का लेंथ कितना है, दोनों का लेंथ है 40 मीटर करके, राइट। 40 मीटर करके दोनों का लेंथ है। एक का वेलोसिटी है 10, जो एक जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और एक जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, राइट। ओके, व्हाट इज द टाइम ऑफ क्रॉसिंग। अभी देखो टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या होता है, देखो ध्यान से समझना है इस टाइप का क्वेश्चन को। सो दिस इज हेड, यानी कि हेड पार्ट ऑफ ट्रेन, और ये क्या है, दिस इज टेल। क्या है, टेल है। सिमिलर वे में ये भी क्या है, टेल है, और ये पार्ट क्या है, हेड। अभी देखो दोनों एक साथ जब आएगा, एक साथ कैसे आएगा, देखो इसको मैं यहाँ पे ला रहा हूं दिस वे। जब दोनों एक साथ आएगा ना, तब ये जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ बन जाएगा 80 मीटर, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू 80 मीटर, टोटल लेंथ। समझ में आ रहा है। अभी देखो जब ये दोनों क्रॉस करेगा ना, तब भी क्या होगा, दोनों का हेड जो है ऑपोजिट, मतलब इसका जो हेड है बहुत पहले चला जाएगा और इसका जो हेड है वो यहाँ पे चला जाएगा, जब लास्ट मिनट में क्रॉस होगा, लास्ट सेकंड में, ठीक है, लास्ट टाइम पर, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो जब ये क्रॉस होगा तब इसका वेलोसिटी जो है, यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, ठीक है। दैट मीन्स 15 माइनस माइनस 10, राइट। 15 जा रहा है इस डायरेक्शन में और 10 आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो दोनों का माइनस हो जाएगा। सो अल्टीमेटली इट विल बी 25 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो क्या निकालने के लिए बोला, टाइम, टाइम इज इक्वल टू लेंथ बाय स्पीड। इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 3.2 सेकेंड, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सबसे पहले क्या है, फिगर को ड्रॉ करना, राइट। फिगर को ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार नीट क्वेश्चन में ये सब पूछे हैं, ये और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। 2 और 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 में क्या पूछा है, देखो, when the distance traveled by a body is proportional to time। तो जो बोला है वो लिखो, x proportional to t, ठीक है। what happens to its speed, स्पीड क्या हो जाएगा, बिकम जीरो, सेम, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस। अभी देखो अगर x दिया हुआ है ना, तो x इक्वल टू के टी लिख सकते हैं, क्योंकि t एक कांस्टेंट है, सॉरी x एक k एक कांस्टेंट है, राइट। तो dx dt डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि व्हाट, वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि स्पीड, क्योंकि स्पीड के बारे में यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली के क्या था, कांस्टेंट, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा, इट शुड रिमेन कांस्टेंट। तो किस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जो इक्वेशन बनते हैं उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट या फिर इंटीग्रल, याद रखना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली सभी क्वेश्चन में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही चूज किए हैं, राइट। ओके, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बॉडी ए ऑफ मास m इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 1 मीटर। तो एक बॉडी हम लोग पकड़ लेते हैं, ए बॉडी है जो ग्राउंड से कितना ऊपर है, सपोज दिस ग्राउंड, ओके, और ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर है ये, 1 मीटर, ठीक है, जिसका मास है m, ड्रॉप फ्रॉम हाइट 1 मीटर, एंड बॉडी b ऑफ मास 3m इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट, सपोज ये है बॉडी जिसका मास 3m, जो b है उसको ड्रॉप किया कहां से, 9 मीटर ऊपर से। रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द बॉडी 1 एंड बॉडी 2 टू रीच द ग्राउंड। बॉडी 1 मतलब फर्स्ट बॉडी ए और बी का जो टाइम है, सपोज यहाँ पे टाइम निकलता है t1, ओके, इसका कलर को चेंज करके देता हूँ, सपोज इसका निकलता है t1 और इसका t2, यानी कि t1:t2 कितना आता है, राइट। सो हमें क्या पता है, टाइम इज इक्वल टू √2h/g, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u इज इक्वल टू 0 रहेगा, ड्रॉप्ड बोला है, याद रखना ड्रॉप्ड, तो ये है टाइम। ओके, सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम प्रोपोर्शनल टू √h है कि नहीं, तो t1/t2 क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा √1 डिवाइडेड बाई √9, 1:3, सो आंसर विल बी 1:3। समझ में आ रहा है किस तरीके से सॉल्व करना है इस टाइप का क्वेश्चन को। चलो, हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन जो है वो रिजॉल्व के ऊपर होते हैं, यानी कि हम लोग को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। डिफाइन फोर्स का कॉनकरेंट फोर्स दिया है, कॉनकरेंट फोर्स यानी कि इस पॉइंट पे 0 है, इस पॉइंट पे, राइट, टोटल फोर्स 0 है, ओके। तो क्या बोला है, मास m इज सस्पेंडेड बाय रोप, रिजिड सपोर्ट a, अच्छा, अनदर रोप इज टाइड एट द एंड b, ओके, b1 यानी कि दिस इज b is pulled horizontally with the force F. If the rope AB make angle theta, यहाँ पे थीटा बन रहा है with the vertical in equilibrium, then the tension in the string कितना होगा, टेंशन यानी कि this one, this is T। तो इसको अगर हम लोग रिजॉल्व करते हैं, राइट, इस तरीके से, तो देखो ये वाला पोर्शन हो जाएगा थीटा, ऑल्टरनेट एंगल, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, T cos थीटा, है कि नहीं, T से T cos थीटा हो जाता है एंगल वाइज, और इस डायरेक्शन में आएगा टी साइन थीटा, तो हम लोग के पास इधर हो जाएगा एम जी, ओके। सो दो इक्वेशन लिख सकते हैं, देखो, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, है कि नहीं, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, एक इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ। तो देखो ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं तो यहां से इस इक्वेशन से हम लोग को आंसर मिल जाता है, क्योंकि t इज इक्वल टू एफ बाई साइन थीटा, एफ बाई साइन थीटा, तो ये है आंसर, ठीक है। तो रिजॉल्विंग आना बहुत ज़रूरी है, याद रखना थीटा जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में अगर हम लोग रिजॉल्व करते हैं वो कॉस थीटा आता है, जैसे कि इस डायरेक्शन में टी था तो अलोंग द थीटा हो जाता है टी कॉस थीटा, और इसका जो परपेंडिकुलर पार्ट है वो आ जाता है टी साइन थीटा, ठीक है। इट शुड बी वेरी क्लियर। बहुत ईजी है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से लिया गया है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत सारे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। तो देखो इसको अच्छी तरीके से देखो, क्या बोला है कि ए बुलेट ऑफ मास m, बुलेट का मास कितना है, गोली चला रहा है यहाँ से, ठीक है, बुलेट का मास है m, और वो वेलोसिटी, सपोज ये है बुलेट, कुछ वेलोसिटी v से जा रहा है, जिसका मास है स्मॉल m, फायर इनटू ए लार्ज ब्लॉक ऑफ मास, इसका मास है m, तो ये लगने के बाद दोनों एक साथ जाएगा ना, है कि नहीं, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम यानी कि एम्बेडेड हो जाएगा, ये गोली कुछ देर बाद ये इसके अंदर लग जाएगा और ये दोनों एक साथ चलता जाएगा कुछ वेलोसिटी v से। तो बताया कि ये वेलोसिटी कितना होगा, राइट, वेलोसिटी कितना होना चाहिए। तो देखो
इस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज याद रखना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से होता है, राइट। याद रखना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम बिफोर कोलिशन कितना होगा? सिर्फ बुलेट का ही क्या होगा? वेलोसिटी है, सो एम वी। इसका तो वेलोसिटी जीरो था, इनिशियली जीरो। तो मोमेंटम मॉम लिखता हूं, मॉम आफ्टर कोलिशन कितना होगा? देखो दोनों एक साथ जुड़ गया ना, तो इसका मास स्मॉल एम है, तो टोटल मास हो जाएगा एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी, जिस वेलोसिटी से जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ क्या बोलते हैं इसको, लीनियर मोमेंटम, क्या लिख सकते हैं? एम वी इज इक्वल टू एम प्लस एम मल्टीप्लाइड बाई वी। ठीक है, ये कंजर्वेशन थ्योरम वाइज ये हम लोग लिख सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, क्या बोलते हैं, नीट एग्जाम में बहुत बार। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाओगे तो आप लोग को मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ से v इज इक्वल टू मिल जाएगा स्मॉल एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, जो कि आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 स्ट्रिंग ऑफ मास m। ये बहुत थिंक करने वाला क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आप लोग को 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, राइट। तो 45 क्वेश्चन हार्डली 1 आवर लेंगे। तो 1 आवर लेंगे, यानी कि वो लोग क्वेश्चन सेटअप भी इस तरीके से करते हैं कि ये जो 45 क्वेश्चन है वो मैक्स टू मैक्स 1 आवर पे खत्म कर सको, या फिर 1 आवर 10 मिनट पे खत्म करना चाहिए। तो 1 घंटा में अगर 45 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, तो डेफिनेटली सब क्वेश्चन उतना न्यूमेरिकल बेस नहीं देगा, कॉन्सेप्चुअल बेस छोटा छोटा कॉन्सेप्ट के ऊपर भी देंगे। ठीक है, तो इसलिए सब कुछ ध्यान रखते हुए मैंने इस सीरीज को बनाया है, राइट। स्ट्रिंग ऑफ मास देखो स्ट्रेच बाय अ लेंथ एल, व्हाट इज द वर्क डन where g is the acceleration due to gravity। वर्क डन कितना होगा? सिंपल क्वेश्चन है। एक स्ट्रिंग जिसका मास m है स्ट्रेच्ड बाय लेंथ l। ठीक है, l लेंथ उसको स्ट्रेच कर दिया, कितना वर्क डन चाहिए? वर्क डन कितना चाहिए वो कैसे हम लोग निकालेंगे? देखो इसका जो मास है, जनरली हम लोग को क्या पता है कि mgh, जो अगर अकॉर्डिंग टू जो फॉर्मूला है हम लोग को पता है, वो ये आंसर होना चाहिए। बट अगर आप लोग ये देंगे तो दिस इज द रॉन्ग आंसर, बिकॉज इसका रीजन ये है, देखो जो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सपोज ये जो लेंथ था वो ये है स्मॉल एल, स्ट्रेस्ड हुआ, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, वो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे एक्ट होगा? l/2 डिस्टेंस पे, है कि नहीं? तो लेंथ बन जाएगा l/2, तो आंसर आ जाएगा हाफ mgl/2। ठीक है, समझ में आया? सेंटर ऑफ मास का खेल है, किसका है? सेंटर ऑफ मास का खेल। याद रखना, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है वहीं पे होना पड़ता है। इसको कुछ अलग तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नहीं नहीं, यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द वर्क डन वेयर जी, जी इज इतना वर्क डन, वो इंटीग्रेशन से भी सेम आंसर आएगा, बट हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे ऑप्शन नीचे है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, a uniform chain of length L and mass M lying on a smooth table and 1/3 of its length is hanging vertically downward। देखो इस तरीके से ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है सपोज, और यहाँ पे है रोप, सो दिस इज द रोप, ये रोप है, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन में क्या बोला है? लेंथ है एल, मास है एम, एंड 1/3, कितना? 1/3 लेंथ इज हैंगिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये वाला पोर्शन है l/3 डाउनवर्ड ओवर द एज ऑफ द टेबल। ठीक है, इफ g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑन टू द टेबल, कितना वर्क डन चाहिए?
तो इस टाइप का करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन जो क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, सिर्फ एक बात याद रखना है, जो पार्ट यहाँ पे बाहर है, हैंगिंग पार्ट है, उसका सेंटर ऑफ मास लेना है। क्या लेना है? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है? सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है L/6। ठीक है। अभी बाकी वाला पार्ट का मास कितना होगा? अगर टोटल का मास है m, लेंथ है l, और 1/3 अगर लेंथ है तो इसका मास हो जाएगा m/3, है कि नहीं? तो वर्क डन हो जाएगा mgh, यानी कि m/3 g इंटू हाइट कितना है? L/6, यानी कि 1/18 mgl। ठीक है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। ये जो पार्ट है, ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन आया है ऑलरेडी। ठीक है, नीट में आप लोग देख सकते हो जहाँ पे सेंटर ऑफ मास का आइडिया लगता है। याद रखना, सिंपल है ये, बट 1 मिनट का खेल है, बट इसमें क्या है कि याद रखना है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गलती कहाँ पे करते हैं? लेंथ को यहाँ पे पकड़ लेते हैं L/3, इसको लिखते हैं L/3। ठीक है, यानी कि आंसर मिल जाता है उनको ये, बट दिस इज द रॉन्ग आंसर। मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करेगा। ठीक है, बट आप लोग जो जो इस चैनल पे है, वो सब स्टूडेंट ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी पता है। राइट, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th। आज ओनली 20 MCQ करेंगे, ठीक है, बट समझ के करेंगे। कम करना है बट समझ के करना है। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन, एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम ω1 to ω2 ड्यू टू चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चेंज हुआ विदाउट अप्लाइंग टॉर्क। टॉर्क अगर 0 रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। याद रखना, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन, यानी कि के हम लोग देते हैं, इन 2 केस कितना होगा? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम लोग लगाते हैं, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो I इक्वल टू एम के स्क्वायर हम लोग को पता है, mk1 स्क्वायर ω1 इज इक्वल टू mk2 स्क्वायर ω2। ठीक है, k क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन। देखो mr स्क्वायर क्या था? mr स्क्वायर था, mr स्क्वायर फॉर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और k है रेडियस ऑफ जायरेशन। थोड़ा बुक देखो, mk स्क्वायर आप लोग को फॉर्मूला मिल जाएगा, दिस इज I। ठीक है, तो m कैंसल आउट हो जाएगा, रेडियस ऑफ डायरेक्शन यानी कि k1 स्क्वायर बाई k2 स्क्वायर इक्वल टू ω2/ω1, यानी कि k1 बाई k2 क्या आ जाएगा? √ω2 बाई √ω1। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? सिंपल है, सिर्फ एक बात यहाँ पे, टॉर्क 0 है विदाउट अप्लाइंग टॉर्क, इसको गौर करना है। ठीक है, तभी आप लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा पाओगे। चलो, what will happen to the weight of the body at south pole पे if the earth stop rotating about the polar axis? this is, ये इक्वेटर है, हम लोग को पता है अर्थ का, और यहाँ पे पोल है, सपोज ये नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। तो व्हाट विल हैपन टू द वेट? अगर एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, सपोज इस तरीके से खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से खड़ा है साउथ पोल पे। तो साउथ पोल पे अगर खड़ा है तो देखो, जब रोटेशन होगा भी ना, अगर रोटेशन होता है यहाँ पे ओमेगा रोटेशन, तो इसके ऊपर कोई रोटेशन का पार्ट नहीं लगेगा, यानी कि जो जी है, जी वहाँ पे सेम रहेगा। तो अगर जी सेम रहता है, W इक्वल टू एम जी, मास तो कांस्टेंट, जी सेम यानी कि कांस्टेंट रह जाएगा। तो अगर ये कांस्टेंट रहता है तो क्या होगा? देयर विल बी नो चेंज, नो चेंज, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, नो चेंज होगा। Next, 11th number, mass. Okay, mass has about 1/10 of mass of Earth. Mars का मास कितना है? मंगल ग्रह है ना, उसका 1/10 है अर्थ का, एंड अबाउट 12th द डायमीटर ऑफ अर्थ, 12 टाइम्स है अर्थ का डायमीटर से टाइम्स। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मार्स इज अबाउट कितना है? मार्स में जी का वैल्यू कितना निकालने के लिए बोला है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, हम लोग को पता है 9.8 अर्थ का है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा डेफिनेटली। तो मार्स में कितना होगा? देखो, जी का वैल्यू क्या है? स्मॉल जी का वैल्यू है Gm/r², इस फॉर्म में रहता है, राइट? ओके, तो अगर हम लोग एक रेशियो ले लेते हैं ना,
जी एम बाई जी, क्या बोलते हैं इसको, अर्थ, मार्स बाय अर्थ। कैपिटल जी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये एम एम बाई एम ई मल्टीप्लाइड बाई आर ई स्क्वायर बाई आर एम स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है, इन दोनों का रेशियो मैंने ले लिया, डिवाइड कर दिया। तो एम बाई एम कितना है, 1/10 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस यहाँ पे कितना है, 12। इट्स अबाउट, एक्चुअली 12 नहीं है यहाँ पे, थोड़ा गलती हो गया क्वेश्चन पे, ये वैल्यू हो जाएगा 1/2। ठीक है, हाफ है। ठीक है, अर्थ का जो है हाफ है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, ओनली हाफ, 1/2, 1/12 टाइम्स थोड़ी ना होगा। मास का क्या है, हाफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 0.4, 2 स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 10 4। ओके, तो जी एम हो जाएगा जी ई मल्टीप्लाइड बाई 0.4। तो जी का वैल्यू कितना है, 9.8 इंटू 0.4, यानी कि 3.92 कुछ करीब, इस टाइप का करीब 3.92 इसके करीब आंसर मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से करना पड़ता है, ये जनरली सिंपल क्वेश्चन है, इस फॉर्मूला के बेस पर ये क्वेश्चन दिया है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th नंबर क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सडन फॉल इन प्रेशर एट अ प्लेस इंडिकेट, बैरोमीटरिक प्रेशर में अगर सडन फॉल हो जाता है तो इसका मतलब क्या है। सडन फॉल मतलब अचानक से बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम तब होता है जब स्टॉर्म या फिर साइक्लोन आने लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्टॉर्म, ना कि रेन होगा। रेन में फॉल होता है बट उतना फॉल नहीं होता है, लो प्रेशर पे रेन होता है बट उतना फॉल नहीं होता, सडन फॉल नहीं होता है। फेयर वेदर तो होगा ही नहीं, कोल्ड वेव होगा नहीं। ठीक है, तो स्टॉर्म याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एयर इज ब्लोन थ्रू अ होल on a closed pipe containing liquid। ठीक है, एयर ब्लो किया थ्रू ए होल इन ए क्लोज्ड पाइप, जो पाइप क्लोज्ड है, देन द प्रेशर विल बी कहाँ पे, इंक्रीजेस ऑन साइड, साइड में होगा, डाउनवर्ड ज्यादा होगा, ऑल डायरेक्शन में होगा, या फिर इंक्रीज ही नहीं होगा, क्या होगा बताओ। प्रेशर ऑलवेज क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ ऑल डायरेक्शन में लगता है, याद रखना, प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, पास्कल लॉ यही बताता है। ठीक है, देखो पास्कल लॉ बोल दिया, पास्कल लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द पास्कल लॉ, कौन है, स्प्रेयर नहीं, स्प्रेयर किसके ऊपर बताओ, स्प्रेयर 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 होता है बर्नौलीज, बर्नौलीज लॉ के ऊपर स्प्रेयर काम करता है। ठीक है, वेंचुरी मिरर सेम बर्नौलीज के ऊपर दोनों, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो जाएगा। बैरोमीटर तो पता ही है, प्रेशर वाइज होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या हुआ, ये पास्कल लॉ के ऊपर काम करता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड है बट सिंपल है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी एंड बी सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, देन ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम फ्रॉम विच लॉ। इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ एक, देखो इस टाइप का होगा। क्या बताया कि ए थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी, ठीक है, एंड बी सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी। ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो सपोज दिस इज बी, ये है ए, ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है अलग से, बी सी के साथ बी ए के साथ। तो ए एंड सी का क्या होगा, ए एंड सी, देखो यहाँ पे बोला है ए एंड सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बोल दिया ऑलरेडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये किस लॉ को फॉलो करता है थर्मोडायनेमिक्स का, याद रखना, दिस इज जीरोथ लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीरोथ लॉ ऑलवेज थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ये नहीं बोलते, फर्स्ट लॉ बोलता है क्यू इज इक्वल टू डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू वार्टन, ये बोलता है फर्स्ट लॉ। ठीक है, याद रखना।
सेकेंड लॉ जहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्नोट इंजन, वो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, हीट इंजन वगैरह वगैरह। थर्ड लॉ पे एंट्रोपी वगैरह आता है, वो सब याद रखना। 16 है, कार्नोट इंजन हुज सोर्स इज एट 400 केल्विन टेक्स 200 केल्विन, Q1 हो गया 200 कैलोरी ऑफ हीट एंड रिजेक्ट, तो ये हो गया Q2 टू द सिंक। किसके ऊपर है ये क्वेश्चन? टेम्परेचर ऑफ द सिंक कितना है, किसके ऊपर है, किस क्वेश्चन के ऊपर ये बेस्ड है, बताओ। ये क्वेश्चन टोटली बेस्ड ऑन कार्नोट इंजन, याद रखना कार्नोट के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? जो ईटा है, ईटा यानी कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? Q1 माइनस Q2 बाई Q1, ऑलरेडी पता है। Q1 कितना है? 200 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 200, यानी कि 50 बाई कितना आ रहा है, 50 बाई 200। ओके, सो देयरफॉर 1/4 ये आ रहा है, 1/4। सो 1/4 इज इक्वल टू, हमें और एक फॉर्मूला पता है T2 बाई T1, है कि नहीं? सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 3/4, 3/4 ऑफ 400, क्योंकि T1 कितना है? T1 है 400 गिवन है, 400 केल्विन T1। सो इसको अगर हम लोग करते हैं, यहाँ पे 100 आ जाएगा, 300 केल्विन। दिस विल बी द आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन सी। समझ के करना है, किसके ऊपर? कार्नोट इंजन के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेई मेंस में और नीट में कार्नोट इंजन से ज्यादा आने का चांसेस है थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से पढ़ना इसको। 17 एसएसएम से ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन, मैंने कुछ क्वेश्चन चूज किया है। तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, इसको लीव आउट कर देते हैं, ठीक है, लीव आउट नहीं करना है। मैं जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इससे मैक्सिमम आने का चांसेस है, ठीक है। देखो, x इक्वल टू 4 साइन थीटा 3 साइन ओमेगा t प्लस π/3, ठीक है। ऐसे जम कर रहा है, फाइन, डिस्प्लेसमेंट कर दिया है। तो एम्पलीट्यूड कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली बोला है, अप्रोक्सीमेटली बोला है, कितना होगा? जो एम्पलीट्यूड है उसके लिए एक फॉर्मूला है, a1 प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, ठीक है। ये जो पोर्शन है, दिस इज a1, a2 है 3 एंड दिस इज 5 π/3। तो ये सब बिठाओ यहाँ पे, कितना आ जाएगा? 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस π/3 यानी कि 60 डिग्री, राइट। तो 60 डिग्री होता है हाफ, तो इसको हटाओ, इसको यहाँ से, इसको लिखो हाफ, हाफ यानी कि 2 कैंसिल, यहाँ पे आता है 16 प्लस 19 25 प्लस 12 यानी कि √37। तो अप्रोक्सीमेटली बोला है ना, तो √37, 6 स्क्वायर आता है 36, तो 6 हो जाएगा आंसर, अप्रोक्सीमेटली 6 आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट इस टाइप का क्वेश्चन देख के जाओ ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। 17 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो 18th नंबर क्वेश्चन, S1 एंड S2 आर टू आइडेंटिकल स्प्रिंग। स्प्रिंग के ऊपर ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस बार के लिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है। पूरा सीरीज देखो, 100 MCQ फुल कवर हो जाएगा, फुल, ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ फुल कवर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आया, इस टाइप का आ जाएगा। 18th, S1 S2 are two identical spring, oscillation F हो रहा है, if one spring is removed frequency कितना होगा? देखो, टू आइडेंटिकल स्प्रिंग जो है, फ्रीक्वेंसी कितना होगा? देखो, दो आइडेंटिकल स्प्रिंग सपोज इस तरीके से लगा हुआ है, मैं फिगर यहाँ पे ड्रॉ करके दे रहा हूँ। सपोज एक मास है और यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ है, ये है S1, ये है S2, ठीक है। द ऑसिलेशन जो ऑसिलेट हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी एफ है। अगर एक स्प्रिंग को रिमूव कर दिया तब फ्रीक्वेंसी क्या बनेगा? यानी कि हम लोग इसको इस तरीके से कि देख सकते हैं कि दो स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड हैं, ठीक।
अब देखो, अगर एक स्प्रिंग को यहाँ पे काट देता है ना, यहाँ पे कट आउट कर देता है, तो जो फ्रीक्वेंसी बनता है वो कितना बनता है? सबसे पहले स्प्रिंग कांस्टेंट देखेंगे कैसे बनता है, कितना होता है, राइट? स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है, सपोज टोटल था यहाँ पे के था दोनों के लिए। अब दोनों को तोड़ने के बाद दोनों का हो गया के वन के वन हो गया, ठीक है। तो के वन मल्टीप्लाइड बाई के वन डिवाइडेड बाई के वन प्लस के वन, इस तरीके का फॉर्मूला आता है। तो मैं शॉर्टकट आपको बता के दूंगा। यहाँ पे आ जाता है 2k1, यानी कि k1 हो जाता है k/2, ठीक है। गलती किया ना, उल्टा हो गया यहाँ पे, 2k नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा k1/2, यानी कि k1 हो जाएगा ट्वाइस के, ठीक है। तो ट्वाइस के यानी कि क्या, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कितना, देखो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 2π√k/m। पहले कितना था, पहले था k, अब हो गया एफ डैश हो गया 2π√k, के जगह पे हो जाएगा ट्वाइस k/m। तो रिमूव होने के बाद जो फ्रीक्वेंसी बनेगा यहाँ पे देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाई 2π, दिखाई दे रहा है, अच्छा 2π√k/m, यानी कि √2 मल्टीप्लाइड बाई f, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बाई √2 बन रहा है ना यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, k/m, राइट? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है k/m, तो के हो जाएगा यहाँ पे ट्वाइस के, ओके ओके ओके। यहाँ पे आई थिंक देखो ध्यान से देखो, गलती नहीं हुआ एक्चुअली, यहाँ पे ये फॉर्मूला होगा, दिस इज फ्रीक्वेंसी। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला ध्यान से देखना इसको, हाँ, ये फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, 2π√k/m, ठीक है। अब तोड़ने के बाद जो एफ डैश आ गया, एफ डैश आ गया √2k/m, क्योंकि के जगह पे हम लोग ट्वाइस के बिठा दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे f इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है, एफ डैश इज इक्वल टू f/√2, तभी बनेगा, राइट? हाँ, यही गलती मैंने किया था, f/√2, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, f/√2 यानी कि ऑप्शन डी, f/√2। तो सिंपल सा बात है, इसको ध्यान रखना है कि जो स्प्रिंग है सीरीज में जो लगा हुआ है, यहाँ पे अगर दोनों स्प्रिंग इस तरीके से लगा हुआ है, तो इसको काटने के बाद जो के होता है ट्वाइस हो जाता है, ट्वाइस के हो जाता है, याद रखना, 2 पीस में काटने के बाद। चलो 19 नंबर क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, स्प्रिंग ऑफ हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के इज लोडेड विद मास m, ठीक है, जो कि है इस तरीके से, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। स्प्रिंग इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, इसको काट दिया 2 इक्वल पार्ट में, वन ऑफ दिस इज लोडेड अगेन, इसको काटने के बाद इस तरीके से लगाया गया इसके साथ, ठीक है, सेम मास, द न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। तो ऑलवेज याद रखना, एक स्प्रिंग को अगर हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस के दोनों का हो जाता है, अभी मैंने बताया। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट लोडेड विद मास m, स्प्रिंग को क्या क्या 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो अगर 3 इक्वल पार्ट में इसको, एक स्प्रिंग है सपोज, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसको मैंने अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तीनों का क्या आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, थ्राइस के हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, थ्राइस के हो जाएगा ईच एंड एवरी पोर्शन का स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके, याद रखना। इस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज में और भी आएंगे, तो आई होप ये जो पूरा जो 20 MCQ है, आप लोग देख सकते हैं कि स्पेशल नीट सीरीज, दिस इज पार्ट 1,
नेक्स्ट हम लोग पार्ट 2 लाएंगे। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग नए हैं तो। वन मोर इन्फॉर्मेशन इज दैट इस चैनल में और एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट नीट बैच के लिए एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में जाके आप लोग नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अलॉन्ग विथ सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन समझाया हुआ है। ओके, सो विद दैट थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।